हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए हम हिंदी विषय का संभावित पेपर नंबर 6 आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, अगर 30 में 30 नंबर आपको लाने हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और हम आपको टोटल 70 संभावित पेपर हिंदी विषय के करवाएंगे। केवल हिंदी के 70 पेपर, ये पूरे पेपर आप रट लीजिएगा और जिस पेपर में जो भी प्रश्न आपका गलत हो, जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को क्लास के बाद जरूर पढ़िएगा। विश्वास मानिएगा कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाने लायक हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पेडागोजी के पूरे नोट्स आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर साथियों मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें। मात्र 11 रुपये में आपको ये पूरे नोट्स हम दे रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिएगा भाई। सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक है साथियों बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प है कि सिर मारना, या फिर सिर पर सेहरा बंधा होना, या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या फिर सिर पर शैतान सवार होना। तो भाई कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना अर्थात सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के बाद। अभी प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो याद रखें कि कवियों का कवि कहा जाता है धर्मवीर भारती को। जी बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की क्या है भाई, कवियों का कवि कहा जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि डॉक्टर रंजना अरगड़े ने भाई कवियों के कवि शमशेर ये किताब लिखी थी। ठीक है, तो कवियों के कवि शमशेर किताब किसने लिखी? डॉक्टर रंजना अरगड़े ने। अगला प्रश्न क्रमांक 4 देखें कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं साथियों। तो ये पंक्तियां आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम के समय पर इनका रिवीजन करके जाइएगा। तो इसका सही जवाब है कि ये कबीर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र भाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हिंदी का पहला पत्र है साथियों उद्दंड मार्तंड। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक आपका 6 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है ये। तो आपको याद रखना है ये पंक्ति है घनानंद की। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा कि कालिंदी का पर्यायवाची भाई क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें कालिंदी का पर्यायवाची प्यारे साथियों यमुना। क्या है? यमुना। इसके अलावा और भी पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए कालिंदी के पर्यायवाची यमुना, भानुजा, सूर्यसुता और सूर्य तनया, तरणी, तनुजा, ये सभी के सभी कालिंदी के ही पर्यायवाची हैं, या फिर आप कहें यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है। प्रश्न है कि प्रेम सागर भाई किसकी रचना है। अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि प्रेम सागर रचना है प्यारे साथियों लल्लू लाल जी की। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्यारे साथियों 3 भेद होते हैं। कौन से कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भाई 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण भाई किसके आधार पर होता है। तो आप याद रखना कि हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है, हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है ये संज्ञा के आधार पर होता है। इतना आप याद रखें। विकल्प वी इसका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 11 है कि कारक के कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है भाई कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? कारक के 8 भेद होते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो भाई कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक के भेद होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है भाई? घ का उच्चारण स्थान, तो आपको याद रखना है कि घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं कि क वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं ना, वो कंठ से जो है इनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो क वर्ग के पूरे वर्ण भाई कंठ से जिनका उच्चारण होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, प्रश्न है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है भाई? चिंतामणि, तो आप याद रखें चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का, किसका भाई? रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना भाई कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई? तो आप याद रखिएगा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1893 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग प्यारे साथियों निम्नलिखित में से क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कवि का स्त्रीलिंग है भाई कवयित्री। क्या है भाई? कवयित्री है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल शुद्ध शब्द पता होना चाहिए कि शुद्ध तरीके से कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है, तभी आप सही कर पाओगे, वरना आप क्या कर दोगे, ज़्यादातर विकल्प डी आंसर जो है सिलेक्ट करोगे, विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्लियर है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये गलत भी लोग ज़्यादा करते हैं, विकल्प डी ज़्यादातर लगाते हैं। प्रश्न है कि तरण, तरण का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखें तरण का पर्यायवाची है साथियों सूर्य। क्या है? सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरण के और क्या कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सूर्य होता है, आदित्य होता है, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर। ठीक, प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि मीन का पर्यायवाची शब्द प्यारे साथियों आपका मत्स्य। क्या है भाई? मत्स्य मीन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मत्स्य मीन का, मछली भी कहते हैं, झब भी कहते हैं, अंडभव व सफरी। क्या क्या? अंडभव, सफरी, झब, मछली, मत्स्य, मीन, ये सभी के सभी मछली के ही पर्यायवाची हैं। अब देखिए 17 के बाद अभी प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर, ये दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द वही आपको बता देना है जिसका अर्थ भिन्न निकले। देखिए विकल्प ए है कि आत्मजा, या फिर नंदिनी, या कन्या, या फिर भार्या। जिसका सही जवाब है साथियों भार्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आत्मजा हो, नंदिनी हो या कन्या हो, ये एक ही अर्थ प्रकट करते हैं भाई, कन्या। ठीक है, लेकिन भार्या का जो अर्थ होता है वो होता है साथियों क्या? पत्नी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? अनुपम का, तो अनुपम का पर्यायवाची भाई स्वर्गीय होगा या पार्थिव, लौकिक होगा या अद्वितीय। तो याद रखिएगा अनुपम का पर्यायवाची है भाई अद्वितीय। ठीक है, क्या है? अद्वितीय। इसके अलावा अनुपम के और भी पर्यायवाची है, जैसे अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य, ये सभी के सभी भाई अनुपम के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है भाई? कान का कच्चा होना, इसका अर्थ भाई कम सुनना होता है, या दूसरे की बात मानना होता है, या सुनी बात पर विश्वास करना होता है, या कान का कमजोर होना होता है। तो आप याद रखें कान का कच्चा होने का जो अर्थ होता है ना, वो होता है भाई सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छ वर्ण किसके युग से बना हुआ है भाई? छ वर्ण जो है किसके युग से बना है? तो आप याद रखें छ बना हुआ है भाई क और स। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। क्लियर। अगला प्रश्न है, और जो छ होता है इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, छत्रज्ञ। ठीक है, इनको। प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि अस्पृश्यता शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है भाई? तो याद रखें अस्पृश्यता शुद्ध तरीके से लिखा जाता है, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? पवन का बताइएगा। तो आपको याद रखना है पवन का संधि विच्छेद साथियों बहुत सारे लोग गलत करते हैं, पधन अवन करेंगे। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं कि पधन अवन होगा, कितने लोग कह रहे हैं कि पधन वन होगा? बताइएगा, कितने लोग कह रहे हैं कि पधन वन होगा भाई पवन का? बताइएगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है
पवन का जो संधि विच्छेद है ये होगा साथियों पौ धन अन, ठीक है, पौ धन अन नहीं होगा, पौ धन अन होगा, ठीक है, पवन का। ओके, क्या होगा, पौ धन अन पवन। ओके, इसमें अयाद स्वर संधि है, कौन सी है भाई, अयाद स्वर संधि है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों, पुनर्जन्म का। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। इसमें कौन सी संधि हो गई भाई, विसर्ग संधि हो गई, कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई भाई, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक है आपकी स्क्रीन पर 25 कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है भाई, इत्यादि में। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि इत्यादि शब्द में संधि है साथियों यण संधि, कौन सी है, यण संधि है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इत धन आदि, इत्यादि। प्रश्न है कि नाक रगड़ना का अर्थ भाई क्या होता है, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि नाक रगड़ना इसका अर्थ होता है भाई दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है भाई, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। प्रश्न क्रमांक 27 है कि उन्मूलन का विलोम क्या है प्यारे साथियों, उन्मूलन। तो आप याद रखें उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है साथियों, रोपण होता है उन्मूलन का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है साथियों किसकी, बीजवपन काल की, किसकी भाई, बीजवपन काल की, ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक 29 देखिएगा कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, बताइएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपको बता देना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है भाई आस्तीन का सांप, ठीक है, क्या है, आस्तीन का सांप। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए भाई एक शब्द क्या होगा, आपको याद रखना है इंद्रियों को जीतने वाले, इसके लिए एक शब्द कहेंगे भाई जितेंद्र। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे, ठीक है, जो इंद्रियों को जीतने वाला हो उसे जितेंद्र कहेंगे। तो ये हमारा पूरा संभावित पेपर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। साथियों आप तेज एजुकेशन के साथ बने रहें और पूरे हिंदी विषय के 70 जो हम आपको ये संभावित पेपर करवा रहे हैं, लगभग 70 पेपर करवाएंगे, पूरे जरूर रट कर जाइएगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। जिस टॉपिक का प्रश्न आपसे गलत हुआ है क्लास के बाद वो टॉपिक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, रिवीजन कर लिया कीजिए 10 मिनट, और विश्वास मानिएगा पूरे 70 पेपर होते होते आपका स्कोर 30 में 30 आप लोग कर पाओगे।